टुडे वी आर गोइंग टू डील विद एक्शनेबल क्लेम्स, जो कि सेक्शन 130 से 137 के बीच में चैप्टर 8 में दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक्शनेबल क्लेम टीपीए के अंदर क्यों पढ़ते हैं? टीपीए बेसिकली ट्रांसफर से डील करता है, तो हम लोग एक्शनेबल क्लेम में यही देखते हैं कि ये जो एक्शनेबल क्लेम है, क्या वो टीपीए के प्रोविजन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है, और क्या क्या मतलब प्रोविजंस है टीपीए के अंदर। और एक और क्वेश्चन जो ये उठता है एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड, वो ये उठता है कि जो एक्शनेबल क्लेम है हमारा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब ये सब सवाल तो आपने सुन लिए, लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी होगा कि एक्शनेबल क्लेम एक्चुअली में होता क्या है। तो ये सेक्शन 3 में दे रखा है, लेकिन सेक्शन 3 को जानने से पहले आप इसका नाम देखो, एक्शनेबल क्लेम। मतलब ऐसा कोई सा भी क्लेम जिसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर क्लेम को मैं आपको समझाने की लैंग्वेज में बोलूँ या इजी लैंग्वेज में बोलूँ, तो कहने का मतलब यह है कि किसी इंसान के पास आपका पैसा है, या फिर उस इंसान ने आपसे उधार लिया, कुछ भी रीजन है, मतलब किसी इंसान के पास आपका पैसा है जो कि आपका होना चाहिए था, लेकिन वो आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, और उससे वापस लेने के राइट को हम लोग बोलेंगे क्लेम। तो उस क्लेम को लेने के लिए हम कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं, उसे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। अब आप सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा क्लेम होता है जिसके लिए हम लोग एक्शन नहीं ले सकते? बिल्कुल। टाइम बार्ड डेब्ट, मान लो अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, ठीक है, लिमिटेशन होती है पैसा भी क्लेम करने की, अब टाइम ही चला जा चुका है, तब तो आप क्लेम नहीं कर सकते, है ना, तो आप उसके लिए कोर्ट में एक्शन नहीं ले सकते। अब इसको थोड़ी सी और क्लैरिटी से समझने के लिए आप सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शन 3 ये बोलता है ना, एक्शनेबल क्लेम अनसिक्योर्ड डेब्ट के लिए होता है। अब डेब्ट जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब ये होता है ना जिसके लिए कोई सिक्योरिटी रहती है। जैसे आपने मॉर्गेज पढ़ा था, मॉर्गेज में क्या था, ए जो था उसने बी को पैसे दिए, है ना, मान लो बी को 50 लाख रुपए दिए, तो उसके बदले बी क्या करता था, ए को अपनी प्रॉपर्टी देता था, है ना, तो क्या था, सिक्योरिटी दी ना, उसने अपना घर को बंधक बनाया, मतलब इस 50 लाख रुपए के लिए उसने सिक्योरिटी दी ना बी ने। तो ऐसे सिचुएशन में ए जो है, जब बी पैसा नहीं दे पाता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, साफ साफ वो प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को बेच देगा, अपना पैसा ले लेगा, है ना, यही होता है। लेकिन ऐसे भी तो डेट होते हैं जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, जो कि अनसिक्योर्ड रहते हैं, उनका क्या, वो आते हैं एक्शनेबल क्लेम के अंदर, उसके लिए भी हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसा कोई डेट होता है? बिल्कुल होता है। आपने किसी को किराए पर रखा है, अब आपने किसी को किराए पर रखा है, तो वो इंसान डेफिनेटली आपने किसी तरीके, उस इंसान ने आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दिया, किराए पर रखा, मान लो पैसा ही नहीं दे रहा, तो हो जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपको मुझसे कुछ खरीदना है, ठीक है, आपको मुझसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप मुझे क्या करते हो, पैसे दे देते हो, आधा पैसा दे देते हो। सपोज जो प्रॉपर्टी है वो 80 लाख की है, आप मुझे आधा पैसा दे देते हो 40 लाख। अब क्या होगा, अब मैं आपको प्रॉपर्टी भी नहीं देती, ठीक है, और ना और आपके 40 लाख रुपए भी मेरे पास है, तो और ना आपके पास कोई सिक्योरिटी है, आपके पास मेरा कुछ है नहीं कि आप बेच के जो है 40 लाख रुपए निकाल लोगे। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप कोर्ट जाओगे, इसे हम लोग एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अनसिक्योर्ड डेब्ट है ना, इसे हम लोगों ने ना 3 कैटेगरी में बांट रखा है। अब ये जो कैटेगरी है ना, हमने किस हिसाब से बांटा है कि किस टाइम पे इसकी पेमेंट होनी है, अभी पेमेंट होनी है कि फ्यूचर में पेमेंट होनी है, या फिर पहले से इकट्ठा होता हुआ आ रहा है और अब उसकी पेमेंट होनी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग डेब्ट। एग्जिस्टिंग डेब्ट मतलब वो डेट होता है जिसकी पेमेंट अभी मिल जानी चाहिए थी आपको, वो हो गया एग्जिस्टिंग डेब्ट। मतलब किसी पे आपकी उधारी अभी चल रही है और आपके पास राइट आ चुका है कि आप उस उधारी को वापस ले लो, पहला। एक्रूइंग डेब्ट मतलब ये होता है कि अभी मतलब ड्यू अभी से हो चुका है, लेकिन पे कब करना है, फ्यूचर में करना है, ठीक है, कोई फ्यूचर डेट होगी। जैसे किसी को आपने किराए पर रख रखा है, ठीक है, अब आप किराए का जो पैसा है आप 3 महीने में लेते हैं, तो सपोज इंसान रह रहा है ना, तो डेट जो है मतलब पैसा जो है वो तो होता इकट्ठा होता जा रहा है ना, हाँ, पर आपको देगा 3 महीने बाद, राइट। अगला है कंडीशनल और कंटिंजेंट। ये बेसिकली क्या होता है ना कि कोई कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर हाँ ये कंडीशन पूरी हो जाएगी देन आई एम गोइंग टू गिव यू द मनी, ठीक है।
तो उसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन। सपोज आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी इंसान से ये कर रखा है कि देखो अगर ये जो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे दूंगा, है ना, तब तुम इतना पैसा दे देना। तो मतलब किसी कंडीशन के होने ना होने पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है हमारे डेट कितने तरीके के हैं। अब अगला एसेंशियल जो सेक्शन 3 है ना, वो ये बताता है कि जो क्लेमेंट है, मान लीजिए आपको किसी से पैसा क्लेम करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल दिया, वो मान के चलिए, ठीक है। तो आपको मुझसे पैसा क्लेम करना है, तो जो पैसा है उस पर राइट आपका होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली आपका राइट है क्योंकि आपने मुझे दिया था ना, हाँ, और वो आपके पोजेशन में ना हो, लेकिन आपका राइट है कि आप उस पैसे को पोजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान रखना, इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। तो अब हम देखते हैं कुछ इंस्टेंसेस एक्शनेबल क्लेम के। अच्छा, इंस्टेंसेस से जानने से पहले अगर आप सेक्शन 3 को पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसे एक्सक्लूड कर दिया गया है एक्शनेबल क्लेम में से, जैसे मॉर्गेज हो गया, ठीक है, हाइपोथिकेशन हो गया, तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्लेज हो गया, ये सब जो कुछ चीज़ें हैं इसे एक्सक्लूड कर रखा है ऑलरेडी सेक्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ इंस्टेंसेस देखते हैं कि हाँ हम इन चीज़ों का एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, तब शायद आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअली में एक्शनेबल क्लेम है क्या, तभी आपको समझ आएगा कि उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा, है ना। पहला एग्जाम्पल है हमारा ऑब्वियसली रेंट, या फिर कोई भी पैसा जो ड्यू है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर, या फिर अर्नेस्ट मनी लेना है। तो अर्नेस्ट मनी क्या होता है? अर्नेस्ट मनी वो मनी होता है ना जो कि बायर सेलर को देता है। क्यों देता है? वो ये दिखाता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है तुम्हारी ये प्रॉपर्टी खरीदने में, ठीक है। या फिर जो भी अगर सपोज किसी तरीके का सेल हो रखा है और उस सेल में क्या कहते हैं कि किसी तरीके का पैसा ऑलरेडी जो है बायर ने दे रखा है, तो सेलर से उस पैसे को वापस क्लेम करना, ठीक है। और सपोज क्या कहते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर डिसॉल्व हो जाती है तो दूसरे पार्टनर को सू करने का राइट, ठीक है। उसका जो मुस्लिम वुमेन का राइट रहता है, ठीक है, अनपेड टावर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है एक्शनेबल क्लेम के, लेकिन अब हम कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखेंगे जिन्हें हम लोग एक्शनेबल क्लेम नहीं मानते, ठीक है। वो थोड़े लगते हैं एक्शनेबल क्लेम जैसे ही है, लेकिन एक्चुअल में हम उन्हें एक्शनेबल क्लेम नहीं मानते हैं, विथ रीजन ये देखेंगे। अब जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जो डैमेजेस हमें मिलता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसे भी तो एक्शनेबल क्लेम कहा जा सकता है ना, लेकिन नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि जिसमें अमाउंट जो है ना वो अनसर्टेन रहता है। अब अगर आपने टॉर्ट का केस कोर्ट पे फाइल किया है ना, और आपको डिक्री मिलती है, मतलब कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है, तो आपको पता रहता है पहले से कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है? डेफिनेटली नो, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। तो इस रीज़न की वजह से ये जो भी हमें डैमेज मिलता है टॉर्ट के अंदर या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसे हम लोग एक्शनेबल क्लेम नहीं मानते। ये केस में भी कहा गया था, मोतीलाल वर्सेस राधेलाल। उसके बाद मेसने प्रॉफिट। अब ये मेसने प्रॉफिट क्या होता है? मेसने प्रॉफिट ये रहता है ना, कभी कभी जो लैंड रहता है ना, जो रिमूवल प्रॉपर्टी रहती है, उसे कोई ना दूसरा पर्सन ऑक्यूपाई करता है जो कि एंटाइटल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लॉफुल ओनर रहता है उस प्रॉपर्टी का, वो उस इंसान से पैसा क्लेम कर सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं मेसने प्रॉफिट, ठीक है। तो खैर इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेसने प्रॉफिट को भी कहा जाता है ये एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन जो मेसने प्रॉफिट है वो भी एक्शनेबल क्लेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो है अमाउंट अनसर्टेन है, ठीक है। ये भी जय नारायण वर्सेस कृष्ण दत्ता के केस में कहा गया था। उसके बाद सपोज मान लो कोई भी कोर्ट का जजमेंट आता है या डिक्री आती है, ठीक है, डेट से रिलेटेड, तो क्या हम उसे एक्शनेबल क्लेम मान सकते हैं? देखा जाए तो मान सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, पर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अब नाम आप पढ़ोगे, इसका क्या नाम है? एक्शनेबल क्लेम, मतलब जिस क्लेम के लिए आप एक्शन ले सकते हो। तो भाई जिस चीज़ के लिए ऑलरेडी एक्शन हो चुका है उसका क्या और एक्शन लोगे? तो इस वजह से जो डिक्लेयर जजमेंट ऑफ डेट रहता है उससे हम लोग एक्शनेबल क्लेम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट हम एक्शन नहीं ले सकते, ऑलरेडी वो एक्शन के थ्रू ही वो रिजल्ट आया है। अब आगे क्या एक्शन लोगे जो एक्शन में ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये आप पूछा जाता है ना कि जो एक्शनेबल क्लेम है क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो अगर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ना मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दे रखी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, ठीक है। उसमें जो डेफिनेशन दे रखी है ना, वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद बताओ क्या लिख रखा है? एक्सेप्ट करके और एक्शनेबल क्लेम रख रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्शनेबल क्लेम मूवेबल प्रॉपर्टी है, तभी उन्हें एक्सेप्ट करके लिखने की जरूरत पड़ी। वरना अगर एक बात बताओ, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहती तो एक्सेप्ट करके क्यों लिखते? तो इससे क्लियर होता है कि हाँ जो एक्शनेबल क्लेम है वो एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी है। एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कैसे होगा? तो ये सेक्शन 130 में दे रखा है। तो ट्रांसफर होने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है
आप राइटिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, तो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। लेकिन इस केस में भारत निधि लिमिटेड वर्सेस तखतमल के केस में ये कहा गया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न में ही हो, हाँ एक रिक्वायरमेंट है रिटर्न में होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया था ऐसे एक्शनेबल क्लेम को जो कि रिटर्न में नहीं था, ठीक है। पार्टीज के बस इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, ओके। अगला है मोड ऑफ असाइनमेंट। देखो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट मतलब तरीका तो नहीं है कि आप इसी तरीके से आप उसे दूसरे इंसान को दे सकते हो, दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर सकते हो कि इसी फॉर्मेट पे लिखना है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे लिखना चाहो लिख दोगे। इनफैक्ट इस केस में ये कहा गया था हंसराज के केस में कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट के बैक साइड पे ही आप बस इतना लिख दोगे कि जो भी आपके जो ट्रांसफरर है बस इतना लिख दे कि हाँ मेरे जो भी राइट्स है सेक्शनेबल क्लेम में मैं ट्रांसफर ही को ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट्स इट, वो भी सफिशिएंट एक्शनेबल क्लेम के लिए, ठीक है। तो कोई एक मतलब रिजिड या फिक्स्ड मेथड नहीं है, ओके। अगला है ट्रांसफरर के साइन होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसफरर नहीं तो मतलब उसका जो भी ऑथराइज्ड एजेंट हो वो करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्शनेबल क्लेम में कंसिडरेशन हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप इसका मतलब ये है कि आप एक्शनेबल क्लेम को एज ए गिफ्ट भी दे सकते हो किसी को। सपोज आपका किराया रह रहा है या फॉर एग्जांपल आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रह रही है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा रह रहा है ना, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड, आप चाहे तो अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दो, कह दो कि ये जो है तुम इसे ले लेना जितना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये इनवैलिड नहीं होगा क्योंकि ये कंसिडरेशन की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। फिर अगला, ये कंप्लीट और इफेक्टिव तब माना जाता है जब हम इस इंस्ट्रूमेंट मतलब एक्शनेबल क्लेम को इंस्ट्रूमेंट को जब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन मतलब यही होता है कि जो है तो एक्शनेबल क्लेम लेकिन वो टीपीए से गवर्न नहीं होता है, लाइक एनआई हो गए, जैसे चेक हो गए, मनी ऑर्डर्स एक्सेट्रा, ये सब हो गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली, वो टीपीए के अंडर कवर क्यों नहीं होते। रीज़न क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है ना। उसके बाद फिर जो फाइनेंशियल आइटम हो गए जैसे स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, ये भी टीपीए से गवर्न नहीं होते क्योंकि कंपनीज एक्ट है। उसके बाद मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसीज़, फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़, या फिर जो भी केसेस सेक्शन 38 में आते हैं इंश्योरेंस एक्ट के, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न नहीं होते हैं। इसके अंदर हम और सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं। अच्छा, जब ट्रांसफरर जो है ना एक्शनेबल क्लेम देगा तो उसे इस बात की वारंटी लेनी पड़ेगी जो डेटर है ना जिसके अगेंस्ट एक्शनेबल क्लेम है, ट्रांसफ़र करते समय वो सॉल्वेंट होना चाहिए। ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, मतलब बैंक करप्ट इंसान हो चुका है और तुम उस इंसान के अगेंस्ट डेट आप किसी और को एज एक्शनेबल क्लेम के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वैसे भी पैसे मिलने हैं नहीं, है ना। तो इस बात अब सिर्फ ये जो रूल है ना सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र के टाइम एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो जिस इंसान के अगेंस्ट एक्शनेबल क्लेम मतलब जो भी डेट है उसके बाद वो चाहे बैंक करप्ट है या अमीर है फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अभी जो पैसा आता है ना, सपोज एक्शनेबल क्लेम आपने किसी को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, आपने किसी को सपोज आपको जो एक्शनेबल क्लेम है उससे आपको 15,000 रुपये मिलने वाले थे, ठीक है, और आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, कहा कि ये लो एक्शनेबल क्लेम जो है मैं ट्रांसफ़र कर दिया, और आपने 10,000 रुपये के लिए ट्रांसफ़र किया। कितने के लिए ट्रांसफ़र किए? 10,000 रुपये के लिए। तो मान लो उस इंसान को पैसा मिल चुका है, तो अब एक्शनेबल क्लेम का पैसा कैसे कैसे लगेगा। मान लो 15,000 रुपये मिल चुके हैं, तो सबसे पहले हम जो पैसा ये देखेंगे कि उसे रिकवर करने में कितना अमाउंट लगा। सपोज कोर्ट जाने में, कोर्ट की फीस है ना, जो एडवोकेट को फीस देना है, उन सब में मान लेते हैं कितना लगा, 4,000 रुपये लग गया। कितना लगा? 4,000 रुपये लग गया। उसके बाद अमाउंट के फिर दूसरी जगह हम क्या करेंगे, दूसरे कहाँ पे पैसा देंगे हम लोग, ये जो 15,000 मिले हैं 10,000 तो हम दे देंगे ट्रांसफरी को जिसके लिए हमने अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया था, तो 10,000 फिर इधर दे देते हैं। अब कितने पैसे बचे? 15,000 में से 14,000 खत्म, तो जो बचे पैसे होते हैं अंत में किसके पास चले जाते हैं? ट्रांसफरर के पास। बस मैंने कुछ नहीं बताया यहाँ पे, सेक्शन 134 को बस मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो पैसा मिलता है ना एक्शनेबल क्लेम को, उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जितना पैसा लगा है उसे रिकवर करने में सबसे पहले उधर जाएगा पैसा। उसके बाद फिर कितने पैसों के लिए ट्रांसफ़र किया है फिर उधर जाएगा पैसा, बचा हुआ पैसा ट्रांसफर के पास वापस आ जाता है। उसके बाद अब इसमें पूछा जाता है कि क्या लाइबिलिटी की किसी मतलब जो ट्रांसफर है उसकी किसी तरीके की लाइबिलिटी होती है सेक्शन 132 में। तो हाँ बिल्कुल उसकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी सेम टू सेम रहेगी जो कि ट्रांसफरर की रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई क्लेम भी उसे उतना ही मिल रहा है ना जब ट्रांसफरर को मिलता, तो लाइबिलिटी भी सेम होगी। सो नाउ कमिंग ऑन आवर लास्ट टॉपिक, ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इनकेपेबल ट्रांसफरीज। अभी जितना एक्शनेबल क्लेम पढ़ा है ना, इस धरती पे कुछ लोग हैं जिन पे अप्लाई नहीं होता, वो है जज, लीगल प्रैक्टिशनर और ऑफिसर्स जो भी कोर्ट से कनेक्टेड है।
रीज़न भी क्योंकि यही लोग तो है डिसाइड करने वाले फर्स्टली, और जो लोग डिसाइड करते हैं डेफिनेटली उनका जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होगा। यही बात इस केस में कही गई थी, काराकुसा के केस में। इसमें ये कहा गया था कि डेफिनेटली ये जो जज है, लीगल प्रैक्टिशनर्स है, जो भी ऑफिसर्स है कोर्ट के, अगर वो फैसला सुनाते समय, एक्शनेबल क्लेम जो है पूरा का पूरा कोर्ट पे डिपेंड करता है, राइट। जितना भी अमाउंट आना है नहीं आना, पूरा पूरा किस पे डिपेंड करता है, कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोर्ट का पर्सनल मैटर होगा तो कोर्ट जो है इसमें बायस्ड हो सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।